बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज का जो हमारा प्लान है ना, वो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज ERP। बड़ा ही मज़े का कॉन्सेप्चुअल एरिया है। फिर मैं कहूँगा चैप्टर को शुरू करने की जो स्टोरी है वो बड़ी क्रूशल है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा हुआ है कि उस टाइम पर जब चैप्टर की स्टोरी शुरू करनी होती है, मैंने आपको एक बेस देनी होती है, उस वक्त लोग जो हैं वो अभी उतने तैयार नहीं होते और अच्छा आते आते वो जो 10-15 मिनट पहले होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मैंने एक बेस देनी होती है जिसके बाद आपको पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। अच्छा, ये बात यहाँ पर हो रही है। कल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात मैंने की थी, उसकी भी थीम ये थी कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो समझो क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब कंप्यूटर नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी ने इतना रोल प्ले किया है कि आज इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपके जहन में कंप्यूटर आता है। हालांकि इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बहुत पुराना चलता आ रहा है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का सिस्टम। पॉइंट समझ आ रहा है सर? उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक स्टेप आगे बढ़ने लगा हूं। वहां तक आप कल आगे थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक एग्जांपल पिच करता हूं, जरा ये एग्जांपल समझिएगा, फिर आपको गेम समझ आने लगी ये क्या होता है। एक मियाँ साहब हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनकी दुकानें हैं। वो आते हैं जी, वो आते हैं, वो फैक्ट्री में बैठते हैं और पूछते हैं हाँ भाई कितनी प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाते हैं, वो प्रोडक्शन का बताता है। फिर सेल्स वाले को बुलाते हैं, वो सेल्स का बताता है। फिर परचेज वाले को बुलाते हैं, वो प्रोक्योरमेंट का बताता है कि भाई इतनी जो है वो परचेज हुई है। फिर अकाउंट्स वाले को बुलाते हैं, वो कैश इन और कैश आउट बताता है। फिर स्टोर वाले को बताते हैं, वो बताता है भाई गोदाम का इस वक्त क्या स्टेटस है, कितना माल पड़ा हुआ। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो मियाँ साहब हैं, ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये रेलेवेंट इदारे के मैनेजर्स को इकट्ठा करते हैं, अपने इदारे के मैनेजर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सर थीम समझ रहे हैं? अच्छा जी, मसला क्या है? कागज पे रिपोर्ट लेते हैं, जिस दिन खुद नहीं आए रिपोर्ट नहीं मिली। मियाँ साहब अगर तो चले गए उम्रे पे तो पीछे पता ही नहीं चल क्या रहा है। मियाँ साहब अगर उम्रे पे चले गए हैं तो पीछे पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अब ये प्रॉब्लम्स थी जी सर। अब जो आगे बात समझने वाली है जरा उसको पिक कीजिएगा। फिर आ जाता है मियाँ साहब का बेटा। मियाँ साहब का बेटा आता है, वो कहता है अब्बा जी तो ऐसे ही आप क्यों रोज आ जाते हैं इधर, आपकी अब तबीयत भी खराब रहती है, अब आप घर ने। कहते हैं यार मैंने रोज आना मेरी मजबूरी है, मैंने रोज प्रोडक्शन देखनी होती है, मैंने रोज सेल्स देखनी होती है, मैंने रोज परचेजेस देखनी होती है, मैंने रोज कैश देखना होता है, मैंने रोज इन्वेंट्री देखनी होती है। अब्बा जी आप परेशान ना हो, ये काम हम कर देंगे, आपको ये हर रोज ईमेल आ जाया करेगी, आप उम्रे पे जाएं आपको वहीं पे ही पहुंचा देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पहले कागज पेंसिल थी, मियाँ साहब को आना पड़ता था ना। अब क्या हो गया? अब ऑनलाइन सिस्टम एक स्टेप आगे चले गए, ऑनलाइन हो गया, चीजें ईमेल के जरिए आ रही हैं। अच्छा आ जाइए यार, इसको गुजरने दो भाई। अच्छा अब जरा देखना, हाँ वापस ना गुजरना। अच्छा अब जरा देखना अगली बात। अब आपको बात समझ आई कि कागज पेंसिल से कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, एक्सेल की शीटों पे सारी वर्किंग होने लग गई और मियाँ साहब को ईमेल होने लग गई। उससे अगला स्टेप आया, मियाँ साहब असल में करते क्या थे? मियाँ साहब को ना, जो फैक्ट्री में ये वाले मियाँ साहब होते हैं ना, इनको पता क्या समझा जाता है? इनको उस फैक्ट्री का पीर माना जाता है
क्योंकि अब गौर करना मियाँ साहब की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मियाँ साहब काम कैसे करते हैं। मियाँ साहब करते असल में ये हैं, एक तरफ बुलाया परचेजर को, उससे पूछा, वो कहेगा सर आज बहुत ज्यादा माल आया। दूसरी तरफ बुलाया स्टोर वाले को और टैली किया, क्या वाकई माल ज्यादा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाते हैं और फिर एक दूसरे से रिकंसाइल करते हैं, टैली करते हैं। भैया अगर सेल बहुत ज्यादा हुई है तो स्टोर खाली हो गया होगा, यस और नो। अगर परचेज बहुत ज्यादा हुई है तो स्टोर भर गया होगा। अगर पेमेंट्स बहुत ज्यादा आई हैं तो बैंक अकाउंट्स में वो नजर आएंगे। अगर पेमेंट बहुत ज्यादा गई है तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। सर जी वो असल में मियाँ साहब जिनकी हाई पैक है, यार पता नहीं अल्लाह की दीवी इनके पास क्या ताकत है, इन्हें समझ आ जाती है कहीं कोई मसला हो। असल में वो आपस में क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है। ये जो मियाँ साहब का बेटा आता है ये चीजों को सिस्टम की तरफ लेके जाता है ताकि उन्हें रोजाना ना पड़े और वो घर बैठे या कहीं गेम है तो उसके मुताबिक मैनेज कर लें। और ये बंदा जो वो पहले एक्सेल से शुरू होता है और उसके बाद ये क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनवा देता है। हर एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनवा देता है। इतने में उसका बच्चा आ जाता है और जब वो देखता है ना कि यार ये एक डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, दूसरे डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के हैं और एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकलती है, दूसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकलती है, तीसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकलती है और इनको आपस में रिकंसाइल करना होता है। वो कहते हैं ये कौन सी बात है, आप लोग ये काम करते हैं, सरदर्द लगाते हैं। आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं ना जो आपस में एक दूसरे के साथ पहले ही लिंक्ड हो। यार तवज्जो, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो एक दूसरे के साथ पहले ही लिंक्ड हो। वो अलग-अलग सॉफ्टवेयर जो बने होते हैं उसको एक ही तरह का, एक ही टाइप का सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है और ताकि वो आपस में इंटीग्रेट हो सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर को ईआरपी कहते हैं। यार मेरा थीम क्लियर हुआ है। सारे डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग सॉफ्टवेयर, लेकिन जो अब इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर और उनको आपस में क्या कर दिया, आपस में इंटीग्रेट कर दिया है। अब आज क्या होता है, अब आज एक एंट्री होती है, वो एंट्री जो एक जगह पर हुई है उसका इंपैक्ट सारी जगह पर आ जाता है एट द सेम टाइम। वो आपस में एक दूसरे से क्या है, वो कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे सेल्स वाले ने एंट्री की, जब सेल्स वाले ने आइटम सोल्ड की एंट्री की तो उसका इंपैक्ट इन्वेंट्री पे भी आना चाहिए, उसका इंपैक्ट कैश एंड बैंक पे भी आना चाहिए, उसका इंपैक्ट मार्केटिंग वाले के पास भी होना चाहिए कि उसे पता चले किस आइटम की सेल ज्यादा हो रही कम हो रही। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, इससे पहले चूंकि इंडिविजुअल अलग-अलग सॉफ्टवेयर थे तो उसमें मसला ही होता था कि एक दरमियान में बंदा होता था जो कि मेक श्योर करता था कि इंटर डिपार्टमेंटल कोई इंफॉर्मेशन का गैप ना रहे। अब क्या हो गया, अब सुकून हो गया। अब एक जगह जब अब सारे सिस्टम आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, ये इंटीग्रेट हो गए। बस ये ईआरपी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो सारे डिपार्टमेंट्स, एक एक अलग-अलग सॉफ्टवेयर हर डिपार्टमेंट का बनता है और फिर उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। असल में ये बेस है इस चैप्टर की। जब आपको ये बेस समझ आएगी, सची गुजर जाए जल्दी से, जब आपको ये बेस समझ आ जाएगी फिर उसके बाद आपको होगा अच्छा ईआरपी असल में है किस चिड़िया का नाम। और अगर इस बेस के बगैर आप ये पूरा चैप्टर भी पढ़ लेंगे ना तो आपको असल क्रक्स नहीं समझ आने वाला कि यार असल में वही बात है कि मोटरसाइकिल को समझाने के लिए जो साइकिल आपके पास है वहां से शुरू करूंगा और फिर उसके अंदर मोटर लगाऊंगा तो मोटरसाइकिल बनेगी, तो आपको मोटरसाइकिल भी समझ आएगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? ये एक्चुअल थीम है। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़े हैं और मैंने अभी तक चैप्टर शुरू नहीं किया। मैंने आपको ये बताया कि यार हम पढ़ने क्या लगे हैं, ईआरपी असल में क्या है।
और ईआरपी मैं इसको कहूँ कि जितनी डिस्कशन अब तक मैंने की है इसको कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ ईआरपी। गल ईआरपी तक पहुंची कैसे? कागज पेंसिल से एक्सेल पे आई, एक्सेल से इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पे आई, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर से एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे आई जो हर डिपार्टमेंट का उसने आपस में उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। वो समझ आ रही है यार? और बेस कुछ क्लियर हुई है, उसको आपस में इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम। अब मेरी बात समझना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं, और ये वो नहीं है जो मैंने सुनी है, वो है जो मैंने विटनेस की है, मैंने देखी है, मैंने वर्किंग की है। अब स्टोरी क्या कहां से शुरू होती है? असल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले मार्केटिंग करते हैं, और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करते हैं तो उसके नतीजे में सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स करते हैं। उनको ऑर्डर आ जाता है सेल वालों को और वो सेल बुक कर देते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्शन वालों को कहते हैं कि प्रोडक्शन करो, तो प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि यार हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। वो स्टोर वालों को कहते हैं कि आप रॉ मटेरियल दो, तो स्टोर वाले कहते हैं, प्रोडक्शन वाले कहते हैं हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टोर वालों को कहा जाता है, स्टोर वाले कहते हैं हमारे पास तो रॉ मटेरियल मौजूद ही नहीं है। वो किसको कह देते हैं? परचेज वालों को कि भैया आप परचेज करो। परचेज वाले परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं ताकि रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाए। रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, कहां पर पहुंचा? गेट पर पहुंचा। गेट पर गेट पास बना, वहां से कहां पर पहुंचा? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में पहुंचा। रॉ मटेरियल जो ऑर्डर किया हुआ था क्या उसी क्वालिटी का है? उन्होंने पहले इसको चेक किया। MIR एक रिपोर्ट बनती है जिसको कहते हैं मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यहां से उन्होंने चेक किया और फिर चेक करने के बाद स्टोर में भेजा। स्टोर वाले ने क्या चेक किया? स्टोर वाले ने चेक किया जो पीओ था क्या उसके मुताबिक ही माल भी रिसीव हुआ है। सर जी उसने ये चेक किया। उसके बाद आ गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने पेबल बुक किया और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने इनवॉइस देखी, उसको पीओ के साथ कंपेयर किया, स्टोर रिसीट नोट के साथ कंपेयर किया। उसने कहा ये सारी चीजें आपस में मिल रही, तो उसने क्या किया? पेबल रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से उसने चेक बना लिया। यार आप एक तरतीब एक तरीकेकार देख रहे हो, ये सब कुछ मुमकिन नहीं। ये सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप सोचो इस पर अलग-अलग सॉफ्टवेयर हो तो कितनी बड़ी सरदर्द इंटीग्रेशन की रहेगी। अब क्या हुआ? अब जब ये आपस में इंटीग्रेट हो गए, ये सारे जुड़े हुए हैं, तो सर प्रोडक्शन वाले को पता चल रहा है कि ये किसका ऑर्डर है, और प्रोक्योरमेंट वाले को पता चल रहा है कि ये स्टोर में मौजूद नहीं है और ये किस पार्ट कौन सा माल बनना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को क्यों चाहिए। अब आप इस सारी तरतीब में, इस सारी स्ट्रिंग में ये चीज नोट करें कि भैया स्टोर वाले के पास माल आया, चूंकि उसको परचेज ऑर्डर वाले ने परचेज किया था, चूंकि प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल चाहिए था, चूंकि ऑर्डर आया हुआ था और मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग की थी। ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या हैं? कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। और सर मेरी थीम समझ आ रही है? ये असल थीम है, ये असल थीम है सर। की कंपोनेंट्स ऑफ एन ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम का की कंपोनेंट क्या है? ईआरपी सिस्टम इज डिजाइंड टू इंटीग्रेट कोर बिजनेस प्रोसेस, providing a centralized platform for managing different departments and functions within an organization. Key components of ERP system क्या है? ERP system के key components में क्या आता है? Designed to integrate core business process,
providing a centralized platform for managing different departments and function within an organization by offering real time data access। सर जी ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे बिजनेस प्रोसेस को क्या कर दिया है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मैनेजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शन विद इन एन। यार अब इस लाइन की समझ आई है कि असल में इस लाइन का मतलब क्या है। असल में इस लाइन का मतलब वो बैक एंड पर सारे डिपार्टमेंट्स को एक चेन की तरह जोड़ना है। वो समझ आ रही है, ये असल थीम है। सर जी इसने फिर उसके बाद अब यहां पर इसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल, इन्वेंट्री वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, इस सब की बात की। बुनियादी तौर पे ये सारे जो हैं ये असल में वो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर हैं जिनको सारे को एक एक करके जोड़कर इकट्ठा करके एक ईआरपी बनाया जाता है। सर इसको मॉड्यूल्स भी कहा जाता है, ये सारे मॉड्यूल हैं जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, जाहिर बात है जर्नल लेजर, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंट पेबल और रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना, बजटिंग और फोरकास्टिंग करना, टैक्स मैनेजमेंट करना और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, ये जनरल फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है पैसे को मैनेज करना, कितने लोगों के देने हैं, कितने लोगों के लेने हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, बजट क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, कितना हमारे पे टैक्स लगेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश इन कैश आउट सारे और डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ किस मॉड्यूल में हो रहा है, किस कंपोनेंट में हो रहा है, उसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है। अब ये नॉर्मली इस तरह चीज टेस्टेबल नहीं कि वो आपसे ये पूछे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया ये ईआरपी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या है, दिस कैन नॉट बी टेस्टेड इन दिस पेपर, जहां पर वो आपको खास तौर पे सिस्टम और आईटी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बस ये वो सारी कड़ियां जो ये जोड़ा है इसने उसको एक्सप्लेन किया है। यार ह्यूमन रिसोर्स वाले क्या करते हैं, हायर करते हैं, अप्रेजल करते हैं, फायर करते हैं, नहीं रखते भी हैं, मैनेज भी करते हैं, सैलरीज वगैरह की को देखना और हायर करना और उसका रिकॉर्ड रखना, पेरोल को प्रोसेस करना, रिक्रूट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अप्रेजल करना और बेनिफिट्स कौन कौन से हैं ये देखना, और लीव मैनेजमेंट जो जा रहा है उसको सब देखना। ये सारी चीज़ें एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। सर मैं फिर कह रहा हूँ इसने गर्चे ये सारी चीज़ें लिख तो दी हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ये आपसे इसकी इंटीग्रेशन की बात जरूर करेगा, लेकिन आपसे वो आप ये सोच रहे हैं कि वो आपसे ये पूछेगा एचआर डिपार्टमेंट में क्या होता है, तो ये वो नहीं पूछ सकता, पूछना नहीं चाहिए उसको ये वाली बात। सर जी तीसरी बात करने लगा हूँ, सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारा रॉ मटेरियल ईरान से आता है, ईरान से बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आता है, कोयटा आता है, कोयटे से हमारे पास लाहौर में पहुंचता है, लाहौर में हमारे पास प्रोडक्शन मशीनरी है, हम वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्शन होने के बाद वो मिसाल के तौर पे कराची जाता है, और कराची जाकर वाया समंदर वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो यूएई जाता है, यूएई में हमारा माल बिकता है। राइट फ्रॉम द पॉइंट जहां से हमने वो खरीदना था टिल टू ईरान, टिल टू द सप्लायर से लेकर टिल टू द पॉइंट जहां पर मैंने वो बेचना था, ये जितनी भी सारी चेन है इसको क्या कहेंगे, सप्लाई चेन कहेंगे। ये सप्लायर भी है, वो माल वहां से यहां तक लेके आने वाला फ्रेट वाला बंदा भी है, उसके बाद यहां पर आ गया, यहां पर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बाद यहां से निकला तो फिर वो फ्रेट आउटपुट वाला बंदा है, वहां से ये क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं जो मिसाल के तौर पर मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, वो लेके जाके वो यूएई पहुंचा है और यूएई में फिर वो उस पार्टी को मिला है। तो ये खरीदने से बेचने तक के पूरी चेन, इसको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। और सर समझ आ रहा है। सर जी जरा देखिएगा सप्लाई चेन क्या है, इसमें प्रोक्योरमेंट भी शामिल है, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स भी शामिल है,
इसमें वेंडर मैनेजमेंट भी शामिल है। वो कहते हैं अगर आपको पता चल रहा है कि ईरान की हालात खराब है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है कि वो देखे कि यार ईरान से माल नहीं मंगाना तो फिर तुर्की से मंगा लें। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ गया CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तो वही है यार जो हम आए रोज विटनेस करते हैं, और जो मैंने आपको KFC वाली स्टोरी सुनाई थी कि जनाब मेरे फ़ोन नंबर से उसने फ़ौरन मुझे पहचान लिया, मेरा नाम भी बताया, मेरा ऑर्डर भी बताया, मेरा पिछला ऑर्डर, सब चीज़ें बताई। तो बुनियादी तौर पे क्या था सर? वो CRM था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल। हेल्प मैनेजेस कस्टमर इंटरेक्शन, सेल्स एंड सपोर्ट, इट गिव्स इनसाइट। सर जी, इस सारे से हम कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं, हम कस्टमर की नीड्स देखते हैं, हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सर जी, उसमें कस्टमर की मैनेजमेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन है, उसके साथ सपोर्ट है, मार्केटिंग कैंपेन मैनेजमेंट है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कस्टमर के साथ जो चैट होती है उसको डिलीट नहीं करते, और वो इसलिए नहीं डिलीट करते कि कोई बात नहीं है, मैं जब दोबारा मैसेज करूंगा तो उससे पता होगा कि ये बंदा तो मुझसे पहले भी राब्ते में था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना। सर, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, अब अगला स्टेप आ गया। जाहिर बात है आपकी प्रोडक्शन हो रही है, आपका हर रोज के टारगेट्स हैं, आपकी कितनी मशीनरी है, मशीनरी कितनी है, और मशीनरी कितनी है, दूसरे नंबर पे आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपकी क्वालिटी क्या चल रही है, स्मूथ प्रोडक्शन हो रही है, कोई डिलेज तो नहीं आ रहे, कोई मशीन को बाज़ वक़्त मशीन को जो है ना वो ज़रूरत होती है ओवरऑलिंग की, ठीक हो गया, वो तो नहीं है। कितने ऑर्डर्स हैं, कितना टारगेट है, कितनी देर में आपने ऑर्डर्स को मीट करना है, कितने घंटे आपने मशीन चलानी है, मशीन को कितना रेस्ट चाहिए, आपके पास लोग कितने हैं, ठीक हो गया, पूरी साइंस है। सर जी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक मशीन है, उसको 2 लोग सुबह चलाते हैं, 2 लोग शाम चलाते हैं, तो एक मशीन पे 4 लोग चाहिए। 4 मशीनों पे कितने लोग चाहिए? एक मशीन पे 4 लोग चाहिए, 4 मशीनों पर 16 लोग चाहिए। हर 4 मशीनों के ऊपर एक मैनेजर है, ठीक हो गया, और एक फॉर एग्जांपल हेड है उस सब का। तो भाई इस तरह पेयरिंग कर दी जाती है। अब आपको समझ आ गई कि यार एक 4 मशीनों का जो पेयर है उसकी जो सेट है उसके ऊपर 18 लोग चाहिए, और इदारे के पास अगर 2000 मशीन है तो सिर्फ ये सोचो कि कितनी प्रोडक्शन है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। आपका फौरी एकदम दिमाग खुला, यार ऐसे गेम बड़ी हो गई। ऐसा ही है ना सर जी? 2-2 हज़ार लूम में अगले लगा के बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। कितने की एक लूम हुई सर? लूम वो जो धागे से कपड़ा बनाती है, ठीक हो गया, वो लूम होती। एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, 500 एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, 800 एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन जो है उस पर 4 लोग होते हैं। तो ये सारी सिस्टम, बहरहाल अब उसकी क्वालिटी को भी चेक करना है, उसकी मेंटेनेंस को भी चेक करना है, उसकी स्मूथ प्रोडक्शन को भी चेक करना है। की फंक्शंस क्या है? प्रोडक्शन स्केजुलिंग। आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं, आपके पास डिलीवरी का टाइम वो है, उसके अंदर आपने इसको स्केड्यूल करना है। कैपेसिटी प्लानिंग, आपके पास कैपेसिटी कितनी है और आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इसकी प्लानिंग करते हैं। सर जी फॉर एग्जांपल आप 12 घंटे की एक शिफ्ट है, आप डबल शिफ्ट लगा देते हैं, दिस इज कैपेसिटी प्लानिंग। फिर उसके बाद आ गया क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को इंश्योर करना, और मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मशीन को एक खास टाइम के बाद रेस्ट चाहिए होता है, वो अगर आप नहीं देंगे और 24/7 चलाते रहेंगे तो क्या होगा? 2 हफ्ते बाद मशीन ख़राब हो जाएगी। तो आपको इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी करनी है। आपका जनरेटर है, इसको ऑयल चेंज करना पड़ता है, इसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, और इस तरह से चलता है। लो सर, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, इसमें क्या है? इन्वेंट्री को ट्रैक करना, कहाँ पर चले आ गई है। सर जी आपके पास ट्रैकिंग आईडी आया होता है, आप उससे देख लेते हैं कहाँ तक हमारा माल पहुंचा है, कितने ऑर्डर पेंडिंग है,
रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अलहदा होती है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री अलहदा होती है। वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन है ऑर्गेनाइज वेयर हाउस लेआउट एंड स्टोरेज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और डिमांड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इन्वेंट्री नीड बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डाटा एंड ट्रेंड्स। सर जी आप देखिए, आप अगर प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे उसको अपने पास इन्वेंट्री में रख लेंगे। सर जी प्रोक्योरमेंट क्या है, परचेज प्रोक्योरमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है, इसकी पूरी साइंस है। आपने माल खरीदना है, आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी चाहिए और आपको रिक्वायर्ड सप्लायर चाहिए, वो वाला सप्लायर जो रूटीन में आपको माल दे। मैकडोनल्ड्स को चाहिए कि कौन खरीदने के लिए कंडेंस मिल्क, तो आपको क्या लगता है मैकडोनल्ड वाला किसी ग्वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मैं किसी ग्वाले से बात करता हफ्ते बाद वो कहता है जी मैं तो काम छोड़ दिया, मैं अब दूसरा काम करने लगा। मैकडोनल्ड को एक ऐसा इदारा चाहिए जो कंसिस्टेंटली एक खास क्वालिटी का माल दे सके ताकि उनकी प्रोडक्ट, उनकी कोन में थिकनेस कंसिस्टेंट रहे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि प्राइस इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले क्वालिटी आती है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी आती है, सबसे पहले ये कि भैया मैकडोनल्ड को चाहिए 10,000 kg पर डे, क्या वो मिल सकता है? छोटे मोटे तो यहीं पे ही साइड पे हो जाते हैं। क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उसके बाद बात करते हैं यार इतनी क्वांटिटी और इस क्वालिटी में दे सकते हैं, अब बैठो बात करते हैं कीमत क्या होगी। सर समझ आ रहा है? ये तो नहीं हो सकता कि आप फीस की बात करें, टीचर का पूछे ही ना कि कौन सा है। पहले अपनी मर्जी का टीचर होता है, वो जब फाइनल होता है फिर बात करते हैं कि भाई ये डिस्काउंट दो, मेरा बड़ा मसला चल रहा है। वो कहेगा दूसरे टीचर से पढ़ लो, कहेगा नहीं इस जी आपका टाइम है, आपका वक्त कीमती है। सर समझ आ रहा है? तो ये चीज़ है। परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लायर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, ये चीज़ें। सर जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात होती है, ख़ास तौर पे जैसे आईटी के प्रोजेक्ट होते हैं या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं, उसकी बात चल रही होती है। जिस तरह प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया जाता है। ट्रैक प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर आर विद इन द एलोकेटेड budget. Resource allocation manages the availability and assignment of personnel, equipment and material. Project tracking monitor progress against project timelines and milestone. लो सर ये प्रोजेक्ट, अभी ये सारी बातें क्या पढ़ाई मैंने, ये सारा बस इसलिए पढ़ा दिया चूंकि आपकी किताब में लिखा है, वरना यकीन माने इस सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ देखिए भैया, ये ईआरपी ये सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है। एक अलहदा सॉफ्टवेयर हर डिपार्टमेंट का है और एक इंटीग्रेशन है, जोड़ है जो हर डिपार्टमेंट के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ लगा हुआ जो दूसरे डिपार्टमेंट को जोड़ रहा है। सर जी आपने ईआरपी लगवाना है तो ये 7 स्टेप्स हैं, बड़े आसान है, सुकून से इसको पढ़ते हैं। हाँ ये एग्जामिनेबल है, ये सारी हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। वो जो पिछली पढ़ाई हैं वो बस वो देख लीजिएगा बस। जी सर किसी दिन पैसे जोड़ के ना चाय पी लें, ठीक है? क्योंकि जो आपका वो है ना, ये कीड़ा इस तरह नहीं मरना, इसी एक चाय से नहीं मर सकता। सर इंशाल्लाह सर मैंने आपसे कमिट किया है, मैं आपको पिलाऊंगा ज़रूर, ये मेरी आपकी कमिटमेंट है, लेकिन आपने वेट करना है उस दिन का, तब तक आप पी लें सर, ठीक है? जैसे मांग तांग के बाकी ज़िंदगी गुजारें, एक चाय भी पी लें। लो सर जी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सर सबसे पहली बात है आपने प्लानिंग और रिक्वायरमेंट की बात करनी है। इसमें स्टेप नंबर 1 आपने चीजों को प्लान करना है, इनको इस इदारे को। अच्छा अब पहले, इससे पहले जब बात होती थी ना तो ये बताया जाता था कि इनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना। आज हम ये ज्यूम करते हैं कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, पुराना है, आउटडेटेड है, हम एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लागू कैसे करना है इस सिस्टम पे, ये मसला है। अब मेरी आराम से बात सुनो।
स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने देखना है सर जी आपकी रिक्वायरमेंट, जो बंदा आपको कह रहा है मुझे ERP लगा दो, पहले उससे पूछो यार तुम्हें प्रॉब्लम किधर आ रही है, तुम्हारा मौजूदा सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या तुम्हारा मौजूदा सॉफ्टवेयर तुम्हारी क्या चीज़ें पूरी नहीं कर रहा जो तुम्हें नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो आपको सारे मसाइल बताएगा। फिर आप अपना सॉफ्टवेयर उससे बताएंगे कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स है, मेरा सॉफ्टवेयर तुम्हारे ये सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वहां से आप रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज sets the foundation of an ERP project. It involves reviewing current process, identifying problem and goals, and deciding what the ERP system should improve. Sir ji, planning and requirement analysis phase sets the foundation for an ERP project. It involves reviewing current process, identifying problem and goals, and deciding what the ERP system should improve. Key stakeholders work together to define project scope and objectives. सर जी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है ना, ये फाउंडेशन सेट कर देता है ERP प्रोजेक्ट के लिए। इट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग करंट प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड डिसाइडिंग व्हाट द ERP सिस्टम शुड इम्प्रूव। ये उसने उसकी निचोड़ बता दिया है 3 बातों में। पहला टारगेट क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझे। दूसरा टारगेट क्या है, गैप एनालिसिस, करंट सिस्टम बिजनेस की कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, उसको पूरा करने के लिए आपका सिस्टम कैसे काम करेगा ये बताएं, और फिर अपनी एक प्रोजेक्ट टीम एस्टेब्लिश करें। प्रोजेक्ट टीम अपनी बना लें और उनको रोज बता दें किस किस बंदे का क्या क्या काम है। सर ये 3 हेडिंग्स आपने लाजमी याद कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं सिस्टम डिज़ाइन। इन द सिस्टम डिज़ाइन फेज द ERP सिस्टम इज कस्टमाइज्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन नीड। सर जी वो अगले स्टेप में आगे अब आप क्या करने लगे हैं, जो बातें आपने उसे की हैं उसके मुताबिक आप अब डिज़ाइन बनाने लगे हैं। ये डिज़ाइन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को मैच करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ये हमारा अगला पॉइंट है। इसमें पहला स्टेप है आप ERP सिस्टम को कस्टमाइज कर रहे हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर और वर्कफ्लो को डिफाइन कर रहे हैं, आप यूजर इंटरफेस और सिक्योरिटी सेटिंग कर रहे हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सर सिस्टम को डिजाइन करें, जिसका मतलब यह है कि अब आपको समझ आ गई कि इनको चाहिए क्या, और आमतौर पे यार आपके पास वो सिस्टम पड़ा होता है और आप फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक सिस्टम को कस्टमाइज करना शुरू कर देते हैं, तब्दील करना शुरू कर देते हैं। स्कैन्स वाले के, जिसने स्कैन्स का सॉफ्टवेयर बनाया हम उसको कहते हैं यार SBA का सॉफ्टवेयर बना दो, ठीक हो गया। अब वो हमारे पास आ गया है, अब उसने हमारी रिक्वायरमेंट समझ ली है, तो पहला स्टेप तो उसके पास वही वाला सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, पहले तो वो उसी में ही तब्दीली करना शुरू करेगा। हम उसको बताएंगे कि भाईजान वहाँ पर तो 2 3 4 कैंपस है, यहाँ पर सिर्फ 1 कैंपस है, इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर बच्चे एडवांस फीस जमा कराते हैं, यहाँ पर बच्चे जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट्स करवा देते हैं। तो हम उसको अपना स्ट्रक्चर बताएंगे, अपना सिस्टम बताएंगे, वो उसके मुताबिक क्या कर देगा, सॉफ्टवेयर को बना देगा, कस्टमाइज कर देगा, वर्कफ्लो बता देंगे। उसके अलावा यहाँ पर बताया जाएगा कि यार ये साहब जो है ये एडमिन मैनेजर हैं, इनके पास ये राइट्स होने चाहिए, ये साहब जो है फॉर एग्जांपल ये CEO हैं, इनको इस ये राइट्स एक्सेस फलां डाटा की प्रोवाइड करें। यार पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि वो कॉन्फ़िगर करेगा यूजर का इंटरफेस कैसे होना चाहिए, इसको भी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, एक्सेस कंट्रोल को भी देखेगा टू इंश्योर कि सिर्फ ऑथराइज बंदा ही जो है ना वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देख सके। सर ये सिस्टम डिजाइनिंग फेज था। तीसरा आ गया डाटा माइग्रेशन। हमारे पास को पुराना सॉफ्टवेयर था, पुराने सॉफ्टवेयर से डाटा उठा के कहाँ लेके जाना है, नए सॉफ्टवेयर में लेके जाना।
तो पुराने सॉफ्टवेयर से डाटा जब नए सॉफ्टवेयर पर ले गए तो क्या करेंगे सर? डाटा माइग्रेशन का मतलब है ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम लेगेसी सिस्टम इनटू द न्यू ईआरपी प्लेटफॉर्म। डाटा माइग्रेशन का मतलब है, माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को, पुराने डाटा जो पुराने सिस्टम में उससे उठा के उसे नए सिस्टम पे लेके आना है। सर डाटा माइग्रेशन रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, और इसके लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है तो ताकि आप इंश्योर कर सकें कि सारा रेलेवेंट डाटा एक्यूरेटली नए सिस्टम में मूव कर गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर जी एक चीज मैंने समझाई थी, ई एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, याद है सर जी? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया था एग्जैक्टली यहाँ पर वो यही एक्सट्रैक्ट किया है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है क्लीन करना और लोड करना नहीं यार सर जी, ये यहाँ पर ये वाले स्टेप्स। चौथा आ गया सिस्टम टेस्टिंग। मैंने आपको ये वाली बात भी रिस्क पढ़ाते हुए कही थी, जब भी सिस्टम को टेस्ट करते हैं 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल यूनिट टेस्ट का मतलब है कि जो अलहदा हर डिपार्टमेंट का एक एक यूनिट है ना, इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करो। फिर होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? उनके जोड़ और उनकी कनेक्शन को टेस्ट करो। और तीसरे नंबर पे होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसका मतलब है कि वो यूजर्स की नीड को पूरा कर रहा है, इसको भी टेस्ट किया जाए। यूनिट को टेस्ट करें, इंटीग्रेशन को टेस्ट करें और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करें। ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जब आपका नया सिस्टम है तो आपको यूजर को सिखाना भी तो पड़ेगा ना, नए सिस्टम के मुताबिक यूजर को सिखाना भी पड़ेगा। फॉर एन ईआरपी सिस्टम टू बी सक्सेसफुल, एम्प्लॉयज नीड टू बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड। द ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट फेज फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय टू यूज द सिस्टम इफेक्टिवली एंड एड्रेसिंग एनी रेजिस्टेंस टू चेंज। ईआरपी सिस्टम के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय नीड टू बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड। द ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट फेज फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज टू यूज द सिस्टम इफेक्टिवली एंड एड्रेसिंग एनी रेजिस्टेंस टू चेंज। सर ईआरपी सिस्टम को अगर सक्सेसफुल होना है तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड होना पड़ेगा। द ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट फेज फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय टू यूज द सिस्टम इफेक्टिवली एंड एड्रेसिंग एनी रेजिस्टेंस टू चेंज का क्या मतलब है? सर जी जब चेंज आता है तो मुख्तलिफ लोगों के रोल्स भी तो बदल जाते हैं, काम भी तो बदल जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार हम फारग हो गए, उनको ये बात समझाना कि चेंज अपने इसके लिए बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है और अल्टीमेटली आपको कोई और ऑल्टरनेट बेहतर जॉब मिल जाएगी जो आप इस सिस्टम में कर सकोगे। उन्हें तसल्ली देना भी बड़ा ज़रूरी है। सर जी इसमें की स्टेप होते हैं यूज़र्स को वर्कशॉप्स के ज़रिए बताना कि एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहे होंगे। डेवलप यूज़र मैनुअल एंड मटेरियल। भैया जो लोग क्लास नहीं ले पाते, वर्कशॉप में नहीं आ पाते, उनको एक मैनुअल दे दिया जाता है। यूज़र मैनुअल देखा ही है ना आपने, हर मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के साथ आता है, वो मैनुअल होता है। उन्हें दे दिया जाता है कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। और चेंज मैनेजमेंट टू हेल्प एम्प्लॉय एडजस्ट टू न्यू सिस्टम। बाकायदा चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेना ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ चेंज मैनेजमेंट टू हेल्प एम्प्लॉयज़ एडजस्ट टू द न्यू सिस्टम एंड इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन। फिर उसके बाद आ गया अगला स्टेप, और वो क्या है? गो लाइव। गो लाइव का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, सब बहुत अच्छा हो गया। अक्सर हमारे जो दोस्त हैं जो काम ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हैं तो जिस दिन गो लाइव होता है उस दिन केक कटता है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं। मुबारक हो, आज से नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया। आज से जो एंट्री होगी वो पुराने सिस्टम पे नहीं होगी बल्कि नए सिस्टम पर होगी। The ERP is ready to go live. This is the stage when the organization begins using it. अब ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सर फाइनलाइज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइनलाइज होती है इस स्टेप में। और कट ऑफ
फ्रॉम द लेगेसी सिस्टम। ये वो पॉइंट है जहां से लेगेसी सिस्टम पर हम इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नए ईआरपी पर शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ अलबत्ता जब आप नए सीआरपी पर सिस्टम शिफ्ट हुए हैं तो आपने क्या करना है, आपने नए सिस्टम की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना टू एंश्योर के डाटा की परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और फीडबैक देखा जा सके। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये बड़ा अहम फेज है। अब इम्प्लीमेंट तो हो गया, मेक श्योर क्या करना है आपने कि ये क्या हो जाए, कोई गलती, प्रॉब्लम, कुताही, खामी इसको देखा जाए। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट फिक्सेस इश्यूज and improve performance after implementation and keep the ERP system running efficiently to meet the organization's need. Provide ongoing support. Ensure a support team is available to resolve any issue that arise after deployment. Regularly assess system performance as user feedback to identify any areas for improvement. और तीसरा है apply software patches, enhancements and upgrade to keep the system up to date with changing businesses requirement and technology advancement. सर जी आप ongoing support provide करें, आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और अगर कोई अपडेट है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। सर जी ये मैंने आपको वो 7 बातें बता दी। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा स्टेप क्या था? डिजाइन, सिस्टम को डिजाइन करना। तीसरा स्टेप क्या था? डाटा माइग्रेशन, पुराने सिस्टम से डाटा नए सिस्टम पे लेके आना। चौथा स्टेप क्या था? सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें आप कहते हैं यूनिट को भी टेस्ट करो, इंटीग्रेशन को भी टेस्ट करो, यूजर एक्सेप्टेंस करो। पांचवा क्या था? ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। पांचवा स्टेप क्या था? छठा गो लाइव। सातवां क्या था? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। जी सर ये 7 बातें आ गई। सर जी अब आ गया हूं बेनिफिट्स की तरफ। ईआरपी के क्या बेनिफिट्स हैं? यार आप खुद सोचो ना कि अगर ईआरपी पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर देता है, अब डाटा हर बंदे के पास अवेलेबल है, अब इंफॉर्मेशन का गैप नहीं आएगा। अब जब सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो कॉस्ट भी बच जाएगी। अब हायर लेवल, हायर अथॉरिटी तक इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाएंगे। अब डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। यार ये तो मोटी मोटी वो बातें जो फौरी तौर पे दिमाग में आ रही हैं कि यार सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया, अब ये वाले सारे बेनिफिट्स होंगे। सर जी पहला बेनिफिट है डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होगा। दूसरा बेटर कोलैबोरेशन हो जाएगी। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में बेहतर कोलैबोरेट कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। सर जी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सर जी वो वाले टास्क जो कि पेरोल, इन्वेंट्री और ऑर्डर ट्रैकिंग के होते थे वो ऑटोमेट हो सकेंगे। सर जी आपको पता है कि जब परचेज वाला, जब प्रोडक्शन वाला बंदा स्टोर वाले को कहता है, स्टोर वाले को रिक्वेस्ट देता है, स्टोर वाला बंदा वही रिक्वेस्ट किसको भेजता है? परचेज वाले बंदे को। तो भैया अब बार बार एक ही रिक्वेस्ट, फिर दोबारा रिक्वेस्ट लिखना, अब क्या कर दिया, उसी को ही वो सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, वो रिक्वेस्ट वैसे ही एज इट इज फॉरवर्ड हो जाती है। आपका टाइम सेव होता है, वो एफिशिएंसी अचीव होती है, कॉस्ट कम होती है। सर जी स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस, ERP standardize workflows across departments, reduce bottlenecks and speed up operations. ERP जो है वो स्टैंडर्डाइज करती है वर्कफ्लोज को अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और रिड्यूस करती है bottlenecks को और स्पीड अप करती है ऑपरेशंस को। Improved compliance and risk management. ERP helps track financial record, audit and reporting, reducing error and fraud with built-in controls. Scalability or flexibility. ERP can grow with the business, adding user modules or features as needed. Cloud ERP is even more flexible for changing needs. Sir, ERP क्या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और स्केलेबिलिटी भी होती है। ERP स्केल अप किया जा सकता है,
जिसका मतलब ये कि मोर डिवाइसेस, मोर मॉड्यूल्स, मोर फीचर ऐड किया जा सकता है। फिर ये फ्लेक्सिबल होता है, नहीं चेंजिंग नीड के मुताबिक इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। सर CRM के जरिए हम कस्टमर सर्विस को एनहेंस कर सकते हैं, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, मैनुअल वर्क की बजाय चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, मैनुअल वर्क की बजाय चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, एक बात। दूसरा एक्यूरेट हो जाएं, दूसरी बात इस, और तीसरे नंबर पे जो प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होंगे उसकी वजह से भी कॉस्ट सेव होगी। सर डेटा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को भी इंप्रूव कर दिया। वो कैसे? ERP यूज रोल बेस्ड एक्सेस, एनक्रिप्शन एंड ऑडिट ट्रेल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। सर जी ये 10 बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल की बजाय बस ये वन लाइनर जो बताया है इसी को ही याद रखिएगा, काफ़ी है ये। सर जी अगली बात आ गई टाइप्स ऑफ ERP। सर जी ERP आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम पे आपके पास एक सर्वर है, उस सर्वर पे ERP इंस्टॉल्ड है, आप एंट्री कर रहे हैं, वो डाटा ERP में सर्वर पे जाता है, सर्वर पे अपग्रेड हो जाता है, बाकी सारे सिस्टम भी सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं और सर्वर से डाटा अपडेटेड इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, इसको कहते हैं ऑन प्रेमिसेस। दूसरे नंबर पे एक ERP है जो क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का क्या मतलब है? सर क्लाउड बेस्ड का मतलब है कि ERP है ही G ड्राइव में, आपके सिस्टम में, आपके पास सर्वर पे नहीं है, बल्कि वो किधर है? वो G ड्राइव में है, इंटरनेट पे सेव्ड है। आप क्या करेंगे? आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाटा डालेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप एक्सेस करेंगे, आपने जो अपना काम करना है करेंगे, सिस्टम लॉग आउट कर देंगे, दूसरा बंदा जाएगा वही उसी जो सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसको देख सकता है, अपडेट कर सकता है। तो क्लाउड में, क्लाउड ERP में सारे ERP सेव ही G ड्राइव पर है, यानी G ड्राइव से मुराद है कि इंटरनेट पर सेव्ड है, जबकि ऑन प्रेमिस में सारा ERP कहाँ पे सेव्ड है? आपके पास सर्वर पे सेव है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे दूं। सर जी ये बिल्कुल ऐसा ही है, शायद पहले भी बात की है, जैसे आपके पास बहुत बड़ा कैश है, एक ऑप्शन ये है कि आप इसको अपने घर में बड़ी अलमारी बनाकर उसके अंदर रख लें, बाहर गार्ड भी खड़ा करें, ऊपर कैमरा भी लगाएं, उसको लॉक भी कर दें। केस नंबर 2, आपके पास कैश है, आप ये बैंक में जमा करा लें। बैंक में जमा कराना ऐसे है जैसे क्लाउड है, आपके अपने पैसे ही हैं, लेकिन आपने चूंकि अब उनके पास जमा करा दिए तो अब आप उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। अब आप रात 11 बजे पैसे नहीं निकाल सकते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर क्लाउड में फिर थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। लेकिन जब आपके अपने प्रेमिसेस हैं, वहां पर पैसा तो लगेगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगेगा, लेकिन कंट्रोल भी आपका होगा, कंट्रोल भी आपका होगा। अच्छा जी, ये सर डिफरेंस है कि एक ERP जो ऑन प्रेमिसेस होता है और जो क्लाउड पे होता है। अब जरा मैं इसको डिटेल से बताना चाह रहा हूं, टाइप्स ऑफ ERP को जरा देखिएगा। ऑन प्रेमिसेस ये है कि सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सर्वर पर रन होता है, आपके पास फुल कंट्रोल है डेटा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और सिक्योरिटी का। इट इज ऑफन चूजन बाय कंपनीज इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक हार्डवेयर और फाइनेंस। अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो कंप्लीट कंट्रोल ओवर डाटा है, कस्टमाइजेबल है, तब्दील किया जा सकता है, हायर अपफ्रंट कॉस्ट है, चौथा IT रिसोर्स इंटेंसिव है, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। एडवांटेज क्या है सर? आपका डाटा सिक्योर है, कस्टमाइज है, तब्दीली की जा सकती है, आप इंटरनेट की मोहताजी नहीं है, आपको इंटरनेट पाकिस्तान में आए रोज चला जाता है, ऑन प्रेमिसेस में फिर उसकी दिक्कत नहीं होगी। डिसएडवांटेज की बात करूं, पैसा बड़ा लग जाता है, मेंटेनेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और स्केलेबिलिटी बहरहाल लिमिटेड है एज कंपेयर टू क्लाउड। क्लाउड के अंदर तो अनलिमिटेड ही होती है तकरीबन।
क्लाउड ईआरपी की बात करने लगा हूं। अब यहां पर क्या है, डेटा ईआरपी सिस्टम जो है वो रिमोट सर्वर्स पर पड़ा हुआ है और इंटरनेट के जरिए एक्सेसिबल है। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैंने आपको बताया इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, इसने कहा रिमोट सर्वर पर पड़ा हुआ है, इंटरनेट के जरिए एक्सेसिबल है, दोनों में क्या फर्क है? एक सवाल है आपसे, जब आप कोई चीज जी ड्राइव पर सेव करते हैं तो वो कहां पे सेव होती है? सर जी ड्राइव का मतलब है मैंने तो इंटरनेट पे सेव की, मेरा इतना ही काम है। असल में वो जी ड्राइव पर जो फाइल सेव हो रही है वो गूगल के पास सर्वर्स हैं और उन सर्वर्स में से एक सर्वर पर एक्चुअल में सेव हो रही है। तो आपके ज़हन में जो ये होता है ना कि जी ड्राइव का मतलब है हवा, नहीं, असल में वो एक्चुअल में एक सर्वर पर ही सेव हो रही है, लेकिन वो सर्वर आपका नहीं है। वो सर्वर किसका है? वो गूगल वालों का है। आप उनसे ये सर्विस ले रहे हैं कि आपका सामान वहां पर पड़ा हुआ है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो ऑन प्रेमिसेस है वो आपका अपना सर्वर है, आपने खुद खरीदा हुआ है। जो क्लाउड है वो आपका अपना नहीं है, आपने किसी का सर्वर किराए पर लिया हुआ है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये फर्क है दोनों में। तो अल्टीमेटली होता तो सेव सर्वर पे ही है, लेकिन ये सर्वर जो है वो किसी दूसरे का है जिसको आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। सर जी, द वेंडर की जिम्मेदारी है, वो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करेगा, मेंटेनेंस भी करेगा, डाटा स्टोरेज को भी इंश्योर करेगा। सर अगर की फीचर्स की बात करूं तो सर क्लाउड ईआरपी ज्यादा स्केलेबल होता है एज कंपेयर टू अदर। अब मेरी नाम से बात सुनना। सर जी आपके सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा हो गया, आपने क्या किया? आपने ज्यादा प्रोसेसिंग वाला सर्वर लगा दिया। अब लोड कम हो गया, वापस काम करेंगे? नहीं करेंगे, अब चलता रहेगा। लेकिन यही आपने क्लाउड पर सर ईआरपी रखा हुआ है, सर जी जैसे ही वर्किंग ज्यादा होगी वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पैसे लगेंगे, जब वर्किंग कम हो जाएगी तो कम हो जाएगा, कम पैसे लगेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्केलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि कम या ज्यादा हो सके। आमतौर पे लोग समझते हैं स्केलेबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ ज्यादा हो सके, ना, कम भी हो सके। यहां पर स्केलेबिलिटी की ऑप्शन है क्लाउड में, जो कि ऑन प्रेमिसेस में लिमिटेड है। लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, जाहिर बात है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ना था आपको ऑन प्रेमिसेस में। यहां पर कोई चक्कर नहीं है, बनया बनाया सारा कुछ रेडीमेड किराए पर ले लिया। सर जी अगर इसको ऐसे समझ आना होना तो भी दिक्कत नहीं है कि सर ऑन प्रेमिसेस का मतलब है अपना घर और क्लाउड का मतलब है किराए का घर। पॉइंट समझ आ रहा है? अपने घर में पैसा लगना है, किराए का घर आ जाना है। अपने घर में पक्का हमारा है किराए के, अपने घर में जब दिल चाहे जो मर्जी तब्दीली करा लो, नया दरवाजा लगवा लो, चीजें तब्दील करा लो। किराए के घर में 100 मसाइल हैं भाई, उनकी मर्जी के मुताबिक चलना। और समझ आ रही है? सर अपने घर आपकी भी, हाँ अलबत्ता एक फ़ायदा भी है कि किराएदार किराए के घर पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, हर साल वो हमारी वाइट वॉश करा देता है हमारा घर। पॉइंट समझ आ रहा है? तो उसको अपडेट करना वेंडर की जिम्मेदारी है। अलबत्ता अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। मुझे कितने, मैंने लाख रुपया सिक्योरिटी दी है, 70,000 किराया है, यही है ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं अपने घर की, तो वो करोड़ों की बात है। सर समझ आ रहा है? फिर एक्सेसिबिलिटी, एम्प्लॉय कैन एक्सेस द सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर विद एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। सर जी आप किसी भी डिवाइस से किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड, लेकिन ये चीज़ तो ऑन प्रेमिसेस में मुमकिन नहीं है। सर जी आप डिपेंडेंट हैं इंटरनेट पर, याद रखना। अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगती। दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सेस है, जिसका मतलब ये है कि आपकी एक्सेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं। क्लाउड ईआरपी रेडीमेड है, फौरी अवेलेबल है, जबकि ऑन प्रेमिसेस को पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है, वो ज्यादा
लंबा काम है। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। सर आपकी डाटा सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है। आपका डाटा सिक्योर है और वो किसी ऐसे बंदे के पास है जिसको आपका डाटा सिक्योर है और अपने घर के अंदर अपनी अलमारी के अंदर पड़े होने ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे के पास रखवाना। डाटा सिक्योरिटी का कंसर्न भी होता है। सम पीपल आर अनकंफर्टेबल स्टोरिंग सेंसिटिव डाटा इन द क्लाउड। लेस कस्टमाइजेशन। लेस कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है कि आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह अपने घर में कर सकते हैं, किराए के घर में नहीं कर सकते। सर जी अगला आ गया तीसरा, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? दोनों के फायदे उठा लो। ज्यादा सेंसिटिव डाटा ऑन प्रेमिसेस रख लो और कम सेंसिटिव डाटा क्लाउड पे रख लो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ऑन प्रेमिसेस के लिए कर लो और बाकी कॉस्ट सेव कर लो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी हाइब्रिड दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर देता है। की फीचर्स की बात करूं तो कंपनी चूज करे विच डाटा स्टेज ऑन प्रेमिसेस एंड विच मूव टू द। कंपनी ने डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सा कम सेंसिटिव है। कंप्लायंस के लिए और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करना है। ग्रेजुअल माइग्रेशन ऐसा भी हो जाता है आपके पास पहले सर ऑल ऑन प्रेमिसेस, जब आप आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड पर डाटा डालते जा रहे हैं। ग्रेजुअल माइग्रेशन टू क्लाउड। ऑप्टिमाइज कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी आपकी। एडवांटेजेस की बात करूं तो कस्टमाइजेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल की ऑपरेशंस ऑन प्रेमिसेस व्हाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्लाउड scalability, store sensitive data locally while using cloud for accessible functions like CRM. Cost effective transition, adopt cloud gradually without losing existing investments. Customization with flexibility है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंजॉय कर सकते हो। रिस्क मिटिगेशन है, रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजिशन है। डिसएडवांटेज क्या है? सर अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले सिर्फ ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड था, अब कुछ ऑन प्रेमिसेस या कौन क्लाउड है। इसके लिए तो बाज़-औक़ात आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है कि डाटा देखें, उसकी नौइयत देखें, फिर सोचें कि ये क्लाउड पर सेव्ड है या ये ऑन प्रेमिसेस है। सर कौन सी ऑप्शन बेहतर है? अगर सेंसिटिविटी है, आपको कंट्रोल चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, चाहे आप उसके लिए हाई कॉस्ट भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर ऑन प्रेमिसेस बेहतर है। और अगर आपको डाटा सिक्योरिटी का इशू नहीं है तो फिर क्लाउड ज़्यादा बेहतर है, स्केलेबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाइब्रिड जो है वो दोनों की स्ट्रेंथ को जोड़ देता है, तो ये भी इफेक्टिव है। इट डिपेंड्स कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। सर जी जब आप ERP लगा रहे हो तो किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है? व्हाट आर द की कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग एन ERP? आप अपनी कंपनी के लिए ERP इंप्लीमेंट करवा रहे हैं तो क्या चीज़ देखनी है? सर जी सबसे पहले सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। क्या चेंजेस के मुताबिक, ट्रेंड्स के मुताबिक हम इस सिस्टम को तब्दील भी कर पाएंगे या नहीं? सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? क्या ये एडेप्टिव है? क्या ट्रेंड्स के मुताबिक, टेक्नोलॉजी की अपडेट के मुताबिक हम तब्दील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर क्या टेलर किया जा सकता है? क्या स्केलेबल है? सर जी दूसरे नंबर पे आ गया इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज। क्या ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ जुड़ सकता है? सर जी अगर आपको एकदम एक बंदा है कि जी मैं आपका ERP इंप्लीमेंट करता हूँ लेकिन पुराना डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा, आप कभी भी नहीं लेंगे उससे। आपको क्या करना है? सर जी आपको ये देखना है कि पुराने कह रहे हैं सारे नू नाल लेके चल। और पॉइंट समझ आ रहा है? इंटीग्रेट करने वाला है तो फिर तो ठीक है। सर इंटीग्रेशन के लिए APIs और कनेक्टर्स होते हैं। सर ये API क्या होता है? सर जी API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। जरा इसकी बात भी कर ही लें। सर जी API बुनियादी तौर पे कनेक्टर होता है।
एपीआई क्या होता है? कनेक्टर होता है जो एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कर देता है। अब मेरी बात समझ लो, आजकल डॉलर के और सिल्वर के रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो भी वट फ्लक्चुएशन हो रही है। ज़रा देखिएगा, अगर गोल्ड का रेट जो भी है, मैं पाकिस्तान में एक वेबसाइट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ गोल्ड का पीकेआर में रेट मैं निकालूंगा, तो मैं पता कैसे लगाता हूँ? एक तरफ मैं डॉलर का रेट उठाता हूँ एक जगह से, और एक जगह से मैं गोल्ड का डॉलर में रेट उठाता हूँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कि आज गोल्ड का रेट पीकेआर में क्या है। तो बुनियादी तौर पे मैंने सिस्टम ऐसा सेट किया है, एपीआई लगा दिया है। एपीआई करता क्या है? एपीआई बुनियादी तौर पे फैचेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट प्लेस। याद रखिएगा, एपीआई इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। इसकी एक आसान एग्जांपल दी जाती है, आप वेटर को कहते हैं मुझे खाना ला के दो, तो वेटर आपका हाथ पकड़ के आपको किचन ले जाता है, या वेटर आपको कहता है जी सर मैं लेके आता हूँ, और वहां से खाना लेके इधर आता है? यस और नो, क्या करता है? वो लेके इधर आता है। सर एपीआई वो होता है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को फैच करता है। एग्जांपल लीजिए, आपको मैंने यूट्यूब का लिंक दिया, आपने व्हाट्सएप पर यूट्यूब के लिंक को क्लिक किया, वीडियो इधर चली या आप यूट्यूब पे चले गए? आप यूट्यूब पर चले गए। ये एपीआई नहीं है, ये एपीआई नहीं है। एपीआई वो है जो यूट्यूब को इधर ले आए। यार मेरा पॉइंट समझा रहा? कुछ अर्सा पहले फेसबुक में जो यूट्यूब का लिंक डालते थे ना, फेसबुक पर यूट्यूब की वीडियो चलती थी। आज तो वो आपको यूट्यूब पर ले जाता है ना। सर यूट्यूब पर लेके जाना, उसको तो एक सिंपल लिंक कहते हैं। एपीआई वो होता है जो इंफॉर्मेशन इधर लाए। सर जी यहां पर बैक एंड पर 2 एपीआई लगे हुए हैं। जब आप यहां पर इस वेबसाइट पर जाते हैं, गोल्ड का रेट पूछते हैं, तो ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में नहीं लेके जाता, ये यहां पर वहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको एपीआई बोलते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब गोल्ड का रेट बदलेगा, $5000 है लेट से, गोल्ड का रेट बदलेगा, जैसे ही गोल्ड का रेट बदलेगा वो फौरी तौर पे क्या होगा? यहां पे रेट बदला, यहां पर रेट बदला, इधर से क्या हो गया? ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सर एपीआई बुनियादी तौर पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए होता है, ये कनेक्टर होता है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो फिर ये वाली बात तो बिल्कुल आसान होगी। मैं रिसर्च एंड मार्केटिंग एंड रिसर्च का मॉड्यूल है मेरा, और मैं इसमें काम कर रहा था, और मैंने सेल्स देखी लास्ट मंथ की, और सेल्स देखी दिस वीक की। इस वीक की जो सेल है, इसका यहां पर एक एपीआई लगा हुआ है जो कि सेल्स मॉड्यूल में जो सेल्स आती है ना पर डे, वहां से डाटा फेच करके इधर लेके आता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो कनेक्टर है जो इस वीक की सेल दिखाता है, जैसे ही सेल मॉड्यूल में बुक होगी वैसे ही वो इधर आ जाएगी और यहाँ की इस वीक की सेल बढ़ जाएगी। सर ये जो फंक्शन करवा रहा है, ये जो डाटा सेल मॉड्यूल से उठाकर इस मॉड्यूल में लेकर आ रहा है मार्केटिंग के मॉड्यूल में, इसको क्या कहते हैं? एपीआई कहते हैं। और सर समझ गए एपीआई क्या है? मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी, दूसरी दे दी। टारगेट सिर्फ आपको ये बात समझाना है, ये वो कनेक्टर है जो डाटा फेच करके लेके आता है। याद रखिएगा, ये आपका हाथ उठा के उधर नहीं लेके जाएगा, वहां से डाटा आपके पास लेके आएगा। इसको कहते हैं एपीआई। लेगेसी सिस्टम कंपैटिबिलिटी, चेक इफ इट कैन इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। सर जी आपको ये भी देखना होता है, मैं आपसे बात क्या कर रहा था, किन किन पहलुओं को कंसीडर किया जाता है ईआरपी को लगवाते वक्त। पहला, सिस्टम फ्लेक्सिबल है।
दूसरा इंटीग्रेशन मुमकिन है, पुराने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाएगा। तीसरा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, total cost of ownership. It is important to assess the total cost of ownership including direct and indirect cost, initial implementation cost including software, hardware, consultancy fee for system setup. सर जी टोटल खर्चा कितना आना है ये भी तो देखेंगे ना, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कंसल्टेंसी का, मेंटेनेंस का, अपग्रेड का, ट्रेनिंग, अपने लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे उसका कितना खर्चा आना है, वेंडर सपोर्ट, जिस बंदे से ईआरपी ले रहे हैं वो कितनी आफ्टर सर्विस सपोर्ट देगा, क्या वो स्मूथ ऑपरेशंस को इंश्योर करेगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन के वक्त असिस्टेंस देगा, क्या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देगा, क्या अपग्रेड और मेंटेनेंस करेगा या नहीं करेगा, ये सारे पहलू कंसिडर करने हैं। और सर जी पॉइंट समझ आ गया, ये मैंने बात कर दी की कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग एन ईआरपी। सर इसमें 4 बातें थी सिर्फ, सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा इंटीग्रेशन था, दूसरा क्या था इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, तीसरा कॉस्ट, चौथा वेंडर सपोर्ट। अच्छा अब चैलेंजेस क्या हैं, पैसा, सबसे पहला चैलेंज है हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। अब इसका हल क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप कर लें, फौरी तौर पे ना करें, या क्लाउड की तरफ आ जाएं ताकि आप फ्रंट कॉस्ट बच जाए। दूसरा है रेजिस्टेंस टू चेंज, दूसरा क्या है रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में बी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू प्रोसेसेस कॉजिंग डिले और अंडर यूज, एम्प्लॉय रिलक्टेंट होते हैं नए प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, तो फिर आपको चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि आपको उसके बेनिफिट कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तीसरा चैलेंज क्या है, डाटा माइग्रेशन इशू, इसका हल क्या है, क्लीन करना और वैलिडेट करना पहले ज़रूरी है बिफोर माइग्रेशन, और डाटा को टेस्ट करना बिफोर गो लाइव। चौथा चैलेंज क्या है, नीड फॉर कस्टमाइजेशन, बहरहाल आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है, often need to adopt ERP to specific process which can increase complexity and cost। पांचवा इंटीग्रेशन चैलेंजेस, connect ERP with existing software or legacy system can be difficult, और आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है इंटीग्रेशन अर्ली, एक्सेस ऑल सिस्टम एंड यूज मिडलवेयर और API टू स्मूथ कनेक्शंस। इंटीग्रेशन का इशू आ जाता है, आपको मिडलवेयर यूज करना होता है या API यूज करना होता है ताकि इंटीग्रेशन को स्मूथ किया जा सके, कनेक्टिविटी को स्मूथ किया जा सके। सर ये चैलेंजेस की बात थी, कितने चैलेंजेस थे, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, माइग्रेशन इश्यूज है, और कस्टमाइजेशन की नीड है, और इंटीग्रेशन चैलेंजेस है। सर इसमें से सवाल आना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चाहे नहीं ओवरऑल ERP में से चाहे 4-5 नंबर का सवाल है, सवाल आना बनता है इसमें से। सर जी ये हमारी लास्ट बात है, ERP सिस्टम हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेज बैक ऑफिस process like finance, procurement, compliance and HR. They provide automation, real-time reporting and support regulatory compliance essential for banking, insurance and investment sector। अच्छा अब सर हर जगह पर जहाँ पर ERP लग रहा है वहाँ पर जाहिर बात है बैंक्स में तो ज़्यादा ज़रूरत है ERP की। अब बैंक में जो ERP लगेगा उसमें ना एक इशू आ जाता है, बैंक के ना कुछ कोर बैंकिंग सिस्टम होते हैं, CBS जिसको बोलते हैं। सर पैसा लेना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, पैसा देना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, स्टेट बैंक से पैसा जो आ रहा है उसका इंटरेस्ट, आप जो एंड कस्टमर को दे रहे हो, कंज्यूमर्स को दे रहे हो उसका इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। CBS are specialized software for day-to-day banking operations such as account manager, transactions, loans and customer services। Key differences and integration।
ERP focus on back office task, ERP बैक ऑफिस फाइनेंशियल कंट्रोल कंप्लाइंस के लिए होता है, और CBS क्या होता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल, पेमेंट और कस्टमर इंटरेक्शन। आप जब आप बात करते हो ना ERP इन बैंकिंग, तो इन दोनों चीजों को जोड़ देते हो, ERP और CBS को कंबाइन कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, ताकि डाटा, फाइनेंशियल डाटा फ्लो भी स्मूथ हो जाए, सेंट्रलाइज रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाए, बेटर रिपोर्टिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाए। सर, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 जो था ERP। मैंने बड़ी डिटेल से कोशिश किया, जहां पर रुककर सारी बातें बता दी। चैप्टर छोटा है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, इस वजह से मैंने सोचा कि यार किसी 7वां 8वां करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 8वां और 9वां करूँगा तो फिर तो टू मच ही हो जाएगा। 9th चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो मुझे था कि यार इम्पोर्टेंट भी है, हम मेक श्योर करेंगे इसको डिटेल से सारा कवर कर रहे हो। सर जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। फ़ायदा तब है जब आप साथ के साथ इसको तैयार करें। ये टाइम गुजर गया बगैर पढ़े तो फिर उसके बाद फिर शुरू से ही पढ़ना। साथ के साथ तैयार करें, टेस्ट तैयार करें। ले सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।